ग्रंथि के बढ़ने से इसकी जो बीमारी है उसको बोला जाता है BPH। ये सब मतलब कुछ एब्सोल्यूट इंडिकेशन है जिस पेशेंट्स में हमें सर्जरी करना ही करना है। बाकी मैक्सिमम पेशेंट्स में प्रोस्टेट का दवाइयों से बहुत अच्छा इलाज है। नमस्कार, मैं हूं शाली राज और आप देख रहे हैं TNP न्यूज। हमारे खास कार्यक्रम पड़ताल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पड़ताल कर रहे हैं एक ऐसे स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या की जो पुरुषों से जुड़ी है। TNP के इस खास पड़ताल के लिए हमारी टीम ने एक्सपर्ट से बात करके एक ऐसी रिपोर्ट तैयार की है जिसे देख शायद अपनी या किसी अपनों की समस्या का समाधान मिल जाए। लेकिन इसके लिए अगले आधे घंटे आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि इस पड़ताल का सीधा वास्ता आपसे है या फिर आपके परिवार के किसी सदस्य से भी हो सकता है। ग्रंथि के बढ़ने से इसकी जो बीमारी है उसको बोला जाता है BPH। ये सब मतलब कुछ एब्सोल्यूट इंडिकेशन है जिस पेशेंट्स में हमें सर्जरी करना ही करना है। बाकी मैक्सिमम पेशेंट्स में प्रोस्टेट का दवाइयों से बहुत अच्छा इलाज है। आज स्वास्थ्य से जुड़ी एक ऐसे विषय पर हम बात करेंगे जो एक गंभीर विषय है। प्रोस्टेट यह एक ऐसी बीमारी है जिसका शिकार पुरुष होते हैं। इसके बारे में विस्तार से जानते हैं, देखते हैं ये खास रिपोर्ट। क्या है प्रोस्टेट की बीमारी? क्या ये एक लाइलाज रोग है? दवाएं, लेजर थेरेपी या सर्जरी? कैसे होगा सही इलाज? प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ना एक सामान्य समस्या है जो बढ़ती उम्र के पुरुषों में देखी जाती है। इसके लक्षणों में बार बार पेशाब आना, रात में कई बार उठना, पेशाब में खून आना और पेशाब करने में दर्द होना शामिल है। इस बीमारी के कई उपचार विकल्प हैं, जैसे कि दवाएं, लेजर थेरेपी और सर्जरी। सही उपचार के लिए डॉक्टर की सलाह लेना भी जरूरी है। प्रोस्टेट एक ग्रंथि है जो केवल पुरुषों में ही होती है। ये एक अखरोट के आकार के बराबर होता है और मूत्र मार्ग के इर्द गिर्द मौजूद होता है। प्रोस्टेट एक दूधिया तरल पदार्थ कई वर्षों की अवधि के दौरान होता है और कुछ पुरुषों के लिए ये मूत्राशय की समस्याएं पैदा कर सकता है। मूत्राशय पर खराब नियंत्रण अन्य स्वास्थ्य संबंधी कारणों की वजह से भी हो सकता है। मूत्राशय के खराब नियंत्रण से ग्रस्त पुरुष इस समस्या से परेशान और शर्मिंदा हो सकते हैं। यदि आपकी मूत्राशय नियंत्रण क्षमता में कोई परिवर्तन होता है या आप अपनी प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में चिंतित हैं, तो अपने डॉक्टर या कॉन्टिनेंस सलाहकार से बातचीत कर सकते हैं। तो पड़ताल में आज हम प्रोस्टेट को लेकर एक बड़ी पड़ताल कर रहे हैं। हम आपको आज बताएंगे कि आखिर प्रोस्टेट को लेकर क्या क्या भ्रांतियां हैं। क्या ये सिर्फ एक खास उम्र में होती है या कोई भी उम्र में हो सकती है? साथ ही इसका शिकार कौन कौन हो सकता है? आज हम अपनी पड़ताल में इसका पूरा सच दिखा रहे हैं। देखिए हमारी रिपोर्टर शिखा कुमारी की एक खास रिपोर्ट। हम यूरोलॉजी के डॉक्टर मनोज कुमार से बात करेंगे। सर, प्रोस्टेट क्या है? प्रोस्टेट मेल में ग्रंथि होती है जिसका काम होता है, ये आप समझ सकते हैं, ग्लैंड है। ये ग्लैंड को हम हिंदी में ग्रंथि भी बोलते हैं, जो जिससे सिक्रीशंस बनती है। वो सिक्रीशन सीमेन में ऐड होती है, जिसकी वजह से जो स्पर्म्स होते हैं वो नारिश होते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये एक मेल पार्ट है। ये अगर आप डायग्राम के हिसाब से समझे तो आप ये समझ सकते हैं कि जैसे पेशाब की थैली है, पेशाब की थैली के जस्ट नीचे एक छोटी सी अखरोट के आकार की ग्रंथि होती है जो यूरेथ्रा के आसपास होती है, जिससे यूरिन बाहर आता है। तो होता क्या है कि उम्र के साथ जैसे एज बढ़ती है तो ये जो ग्रंथि है ये बढ़ना शुरू करती है। तो आप ये समझ सकते हैं कि 60 साल के पेशेंट्स में, ये करीब 50% पेशेंट्स में 60 साल की जिनकी उम्र होती है उसमें ग्रंथि बढ़ती है, जिसकी वजह से ये पेशाब के रास्ते में रुकावट डालती है। और जैसे जैसे एज बढ़ती है तो करीब 80 से 90% जब जैसे पेशेंट की एज बढ़ती है तो आप ये कह सकते हैं कि 80% लोगों में एट द एज ऑफ 80 to 90 ईयर्स ये ग्रंथि बढ़ जाती है। तो इसका जो ग्रंथि को बढ़ने का होता है ये एज के साथ बढ़ती है।
सबसे ज़रूरी है। तो ग्रंथि के बढ़ने से इसकी जो बीमारी है उसको बोला जाता है बीपीएच, जिसको बोलते हैं बिनाइंग प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। ये बीपीएच प्रोस्टेट से कैसे अलग है? हाँ जी, तो जैसे मैंने बताया कि प्रोस्टेट के बढ़ने के दो रीजंस हो सकते हैं, एक होता है बिनाइंग, दूसरा होता है मेलिग्नेंट। तो अब इसको हम समझते हैं कि बिनाइंग प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया का मतलब क्या है। बिनाइंग का मतलब होता है मेलिग्नेंट नहीं है, मतलब वो कैंसरस नहीं है। अगर आप उसको शुद्ध भाषा में या सरल भाषा में समझना चाहे कि मतलब वो जो कैंसर, वो नॉर्मल जो है नॉर्मल प्रोस्टेट बढ़ रहा है, बढ़ने की वजह से वो पेशाब के रास्ते में रुकावट डाल सकता है, तो इसको बोलते हैं बिनाइंग प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। तो अब पेशेंट को कैसे पता लगेगा कि उनको ये परेशानी है, मतलब अब तो हम इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो सिम्टम्स आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो ये जैसे मैंने बताया ये बीमारी पुरुषों की है, तो पुरुषों में जो यूरिन की दिक्कत होती है, रात में बार बार उठना, दिन में यूरिन जल्दी जल्दी जाना, पेशाब की धार पतली होना, पेशाब के लिए ज़ोर लगाना, पेशाब करने के बाद भी ऐसा लगना कि पूरा पेशाब खाली नहीं हुआ है, कभी कभी पेशाब में खून आ सकता है, या कभी कभी अगर ध्यान ना दिया जाए तो किडनी में चेंजेस भी आना शुरू हो जाते हैं। सर प्रोस्टेट की बेसिक टेस्ट क्या है? हाँ जी, जैसे मैं ये बताया कि अगर किसी भी पेशेंट को ये वाले सिम्टम्स आए तो सबसे पहले पेशेंट का फ़र्ज़ होता है कि वो अपने जो नियर बाय यूरोलॉजिस्ट है, यूरोलॉजिस्ट मतलब जो किडनी और प्रोस्टेट का ट्रीटमेंट करते हैं, उनसे जाकर संपर्क करें। तो आपका यूरोलॉजिस्ट सबसे पहले पेशेंट की डिटेल में हिस्ट्री लेता है, तो हिस्ट्री में ये सारे सिम्टम्स आते हैं। उसके फिर हमारे पास कुछ स्कोरिंग सिस्टम्स भी होते हैं, जिसके हिसाब से हम प्रोस्टेट को ग्रेड कर सकते हैं कि पेशेंट को सिम्टम्स माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। उसके बाद फिर डॉक्टर एक प्रोस्टेट का लैट्रिन के रास्ते से, उंगली के रास्ते एक रेक्टल एग्जामिनेशन करता है, जिसको हम DRE बोलते हैं, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, जिसकी मदद से हमें डॉक्टर को ये थोड़ा सा पता लगता है कि जो प्रोस्टेट बड़ा है, एज के साथ बड़ा है, जिसको हम BPH बोलते हैं, या ऐसा तो नहीं है उसमें कोई कैंसरस चेंजेस जिसको हम मैलिग्नेंट CA प्रोस्टेट बोलते हैं, वो तो नहीं है। तो सबसे पहले हिस्ट्री एग्जामिनेशन, उसके बाद डॉक्टर कुछ इन्वेस्टिगेशंस एडवाइस करता है, जैसे कुछ यूरिन टेस्ट, क्योंकि ये सारे सिम्टम्स UTI के भी हो सकते हैं, UTI कॉमन होता है जैसे आपको पता है। कुछ फिर उसके बाद ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं कि देखने के लिए किडनी की जो फंक्शन है वो ठीक काम कर रहा है नहीं कर रहा। अल्ट्रासाउंड करा कर देखा जाता है कि जो प्रोस्टेट का है जो साइज़ है वो एग्जैक्टली कितना है। और कभी कभी किस केस में कुछ विशेष टेस्ट होते हैं, जैसे MCRG, यूरोडायनामिक्स, ये सब भी करा कर देखने पड़ सकते हैं। सर प्रोस्टेट कैंसर से कैसे अलग है? हाँ जी, जैसे मैंने बताया ये वाला इसको बोलते हैं बिनाइंग प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, और दूसरा वाला होता है कार्सिनोमा प्रोस्टेट, जिसको बोलते हैं मैलिग्नेंट प्रोस्टेट। तो मैलिग्नेंसी में क्या होता है कि जो प्रोस्टेट के जो सेल्स होते हैं वो अनकंट्रोल तरीके से बहुत जल्दी से डिवाइड होते हैं। तो इसको हमें कंफर्म करने का एक तरीका होता है, जिसको हमें ब्लड में मेजर करते हैं, इसको बोलते हैं PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ये एक बायोमार्कर है जो कि काफ़ी सेंसिटिव है। तो अगर ये मोटा मोटा अगर आप देखें ये 4 से कम होता है तो पेशेंट को प्रोस्टेट कैंसर होने के चांस कम होते हैं। बट लेकिन अगर ये थोड़ा सा 4 से बड़ा है और हमें पेशेंट का रेक्टल एग्जामिनेशन पे प्रोस्टेट हार्ड मिल रहा है, तो हम फर्दर टेस्ट कराकर देख सकते हैं, जैसे MRI कराकर देखते हैं कि प्रोस्टेट अगर कैंसर है तो वो किस स्टेज पे है, या कभी कभी कुछ केसेस में हमें पेट स्कैन भी कराकर कंफर्म करना होता है। ये पेट स्कैन है क्या सर? ये आप डिटेल में बताएंगे? हाँ जी, तो जैसे मैंने बताया ये पेट स्कैन हम हर किसी पेशेंट में नहीं करते। जिस पेशेंट को हमें मैलिग्नेंसी का डाउट होता है उसी केस में सपोज आप एज्यूम करके चलते हैं हमारे पास कोई 70 साल का एक मेल व्यक्ति हमारे पास आता है ये सारे सिम्टम्स लेकर। हम उसको एग्जामिन करते हैं, हमें थोड़ा सा डाउट लगता है कि डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन पे उसका प्रोस्टेट हार्ड है, तो फिर हम PSA एडवाइस करते हैं। PSA मानकर चलते हैं उसका आया 10, तो हमें फर्दर कंफर्म करने के लिए MRI कराना होता है, जिससे कि लोकल स्टेजिंग पता लगती है, और एक PSA में पेट स्कैन कराना होता है कंफर्म करने के लिए कि ये जो प्रॉब्लम है ऐसा तो नहीं है प्रोस्टेट से निकलकर शरीर के दूसरे हिस्सों में फैल गई है। तो पेट स्कैन हमारा स्टेजिंग के लिए कंफर्म करता है, लेकिन पेट स्कैन से पहले हमें उसको बीमारी को कंफर्म करना पड़ता है बायोप्सी के फॉर्म में। सर प्रोस्टेट को लेकर अलग अलग भ्रांतियाँ हैं लोगों में, तो आप हमारे दर्शक को बताएंगे? हाँ जी, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, कभी कभी पेशेंट को लगता है कि जैसे मैं ये बताया कि BPH है ये एज रिलेटेड है, तो अगर हम ये वाला जो बिनाइंग प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया यूजुअली 50 साल के बाद ही बनाते हैं। अगर ये सारे सिम्टम्स किसी यंग आदमी में हैं, सपोज़ 30 साल का कोई यंग मेल हमारे पास आता है सेम सिम्टम्स के साथ,
तो अगर वो अल्ट्रासाउंड करा कर देखेगा उस पेशेंट के अंदर भी प्रोस्टेट दिखेगा, क्योंकि वो एक मेल ऑर्गन है, बट उस कंडीशन में उसका डायग्नोसिस बीपीएच नहीं होता, उसको डिफरेंट तरीके से लेबल करते हैं सेम सिम्टम्स के साथ। जैसे उसके हम प्राइमरी ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन बोल सकते हैं या फंक्शनल ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन बोल सकते हैं। तो सबसे पहले पेशेंट को कन्फ्यूजन होता है कि सर मैं 30 साल का हूँ और ये अल्ट्रासाउंड में मेरा 30 ग्राम का प्रोस्टेट दिख रहा है, इसको आप निकाल दीजिए। तो ये सबसे बड़ी गलत धारणा है। तो यूजुअली 30 साल के पेशेंट में प्रोस्टेट बीपीएच वाली प्रॉब्लम नहीं होती, ये वाले सिम्टम्स होते हैं, बट उनका डायग्नोसिस अलग होता है। सर ये प्रोस्टेट को लेके कोई वो एज का कोई ड्यूरेशन तो नहीं है ना, कि एज की लिमिटेड है कि इतने एज वाली को प्रोस्टेट है, इतने एज वाली को नहीं होगी प्रोस्टेट? जैसे मैंने बताया 50 से 60 साल में करीब आधे लोगों को 50% लोगों को ये परेशानी होती है। और जैसे जैसे एज बढ़ती है तो 80 से 90 साल में करीब 80% लोगों को हो जाती है, और यूजुअली ये प्रॉब्लम 40 से नीचे नहीं होती। आप यूरोलॉजी के डॉक्टर हैं, बहुत लोगों को नहीं पता यूरोलॉजी है क्या, तो इसके आप बता सकते हैं? हाँ जी, अगर आप ऐसे समझिए, यूरोलॉजिस्ट का काम होता है किडनी से। तो जिस तरीके से यूरिन बनना स्टार्ट होता है, किडनी का काम होता है ब्लड को फिल्टर करना, जिससे कि यूरिन बनता है और उसमें सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स यूरिन के रास्ते बाहर आते हैं। तो यूरोलॉजिस्ट का काम होता है ऊपर से अगर शुरू करें किडनी, किडनी के बाद होता है यूरेटर, यूरेटर के बाद होता है ब्लैडर, आप ऐसे समझ सकते हैं, और ब्लैडर के बाद फिर यूरिन जैसे बाहर आता है। तो इसके कहीं से भी किसी भी रास्ते में कहीं पर भी रुकावट है, या उसमें कोई कभी स्टोन है, या कभी कोई कैंसर डेवलप हो गया, तो ये सारी परेशानी यूरोलॉजिस्ट के दायरे में आती है। जो हमने जाना प्रोस्टेट क्या है, आइए अब जानते हैं कि इसके लक्षण और निदान के बारे में। सर अगर किसी पेशेंट को अगर प्रोस्टेट है तो उसको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, नियमित व्यायाम और नियमित अच्छा खाना, बैलेंस डाइट, ये सभी लोगों को एडवाइस किया जाता है, ताकि जो है आपका जो वज़न है नॉर्मल रहे। प्लस कुछ और बातें जैसे कि अल्कोहल, कैफ़ीन, इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों की वजह से जो प्रोस्टेट से रिलेटेड जो सिम्टम्स हैं और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, प्रेसिपिटेट कर जाते हैं। तो एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, कभी कभी पेशेंट को लगता है कि हम पानी ज़्यादा पिएंगे तो ये सारी परेशानी ठीक हो जाएगी। तो ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, हमारे पास कुछ पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं जो बोलते हैं कि सर हमें बार बार पेशाब जाना पड़ता है, लेकिन अगर हम उनकी कभी डिटेल में हिस्ट्री लेते हैं तो पता लगता है वो 10 लीटर पानी तक पी रहे हैं 24 घंटे में। तो अगर बॉडी की रिक्वायरमेंट 24 घंटे में 3 लीटर है, और अगर वो पेशेंट 10 लीटर पानी पिएगा, तो करीब 6 से 7 लीटर जो पानी है वो एक्स्ट्रा यूरिन के फॉर्म में आएगा। तो यूरिन के फॉर्म में ज़्यादा आएगा तो पेशेंट को वॉशरूम में जल्दी बार जाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है, अपना जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, अपना जो ओरल इनटेक है, तो अगर हम आप पूछें तो पानी नॉर्मल एक पर्सन को लगभग दिन में 3 लीटर तक पीना चाहिए। अगर आप कोई पर्सन बाहर काम कर रहा है तो उसको 4 लीटर तक ले सकता है। अगर कोई किसी का बैठने वाला काम है, एसी में काम कर रहा है, वो 2.5 लीटर तक ले सकता है। और साथ में सोने से पहले चाय कॉफ़ी की इंटेक कम कर सकते हैं। अगर वो अल्कोहल का कंजम्पशन कर रहा है तो उसको अवॉइड करिए। सर प्रोस्टेट को लेके कुछ घरेलू नुस्खे हैं क्या, कि प्रोस्टेट घरेलू नुस्खे से सही हो सकता है? हाँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, इसका एलोपैथी में बहुत अच्छा इलाज है दवाइयों से। तो सबसे पहले हम कुछ दवाइयाँ शुरू करते हैं, पेशेंट को सिम्टम्स होते हैं तो उसको हम बोलते हैं अल्फ़ा ब्लॉकर। उससे क्या होता है कि आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि जैसे ये पेशाब की थैली है, यहाँ पे प्रोस्टेट होता है, तो अल्फ़ा ब्लॉकर इस तरीके से काम करते हैं, इस एरिया को ब्लैडर नेक बोलते हैं उसको, और ये प्रोस्टेटिक फॉसा है, यहाँ इसको रिलैक्स करती है। तो रिलैक्स करने की वजह से कि जो होता है यूरिन आराम से ईजिली पास हो जाता है, मतलब उस एरिया को आप समझ सकते हैं थोड़ा ब्रॉड कर देती है। तो ये बहुत अच्छी दवाइयाँ है। तो हम इनिशियली सबसे पहले पेशेंट को अल्फ़ा ब्लॉकर शुरू करते हैं। किसी पेशेंट का प्रोस्टेट साइज़ काफ़ी बड़ा है, मानकर चलिए अगर 35-40 से ऊपर है, तो उसको हम दूसरी दवाई होती है 5 अल्फ़ा रिडक्टेस इनहिबिटर, जिसकी वजह से प्रोस्टेट जो है धीरे धीरे श्रिंक करता है। और तो ऐसे पेशेंट्स को जिसमें प्रोस्टेट बड़ा होता है उसको हम कॉम्बिनेशन पे डालते हैं। तो ये दवाइयाँ जैसे मैंने कहा बहुत सेफ़ है और बहुत इफ़ेक्टिव है। तो काफ़ी बार पेशेंट्स को सारे सिम्टम्स रिजॉल्व हो जाते हैं, बट पेशेंट को ये जो दवाइयाँ हैं ये आगे तक खानी पड़ती है। अगर वो पेशेंट बंद करता है तो सिम्टम्स सारे रिवर्स हो जाते हैं। अगर कुछ पेशेंट्स हैं जिसमें हमें सर्जरी करनी पड़ती है,
आप ये पूछना चाहेंगे किस पेशेंट में हमें दवाइयाँ देनी है, किस में सर्जरी करनी है, तो हम ऐसे डिसाइड करते हैं कि सर्जरी हम उस पेशेंट में बोलते हैं जिसमें दवाइयाँ काम नहीं कर रही, कि पेशेंट ने दवाइयाँ खाई, उसके बावजूद भी पेशेंट को कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा। दूसरा, लेकिन कुछ पेशेंट्स या लोगों को कहना है कि अगर सर्जरी से प्रोस्टेट सही हो जाती है, मतलब सर्जरी एक लास्ट ऑप्शन होता है जिससे सही हो जाती है। हाँ जी, तो मैं यही आपको बताना चाहता हूँ कि सर्जरी ऐसा नहीं है बिना नुकसान के है, हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान होते हैं। तो अगर दवाइयों से पेशेंट के सिम्टम्स सारे रिजॉल्व हो जाते हैं तो हम उस पेशेंट को सर्जरी ऑफ़र नहीं करते। हम सर्जरी उसी पेशेंट्स में ऑफ़र करते हैं जिसमें दवाइयाँ काम नहीं कर रही, मतलब दवाई लेने के बाद भी के पेशेंट के सिम्टम्स दोबारा से उसको परसिस्ट कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं बॉदरसम लोअर ट्रैक सिम्टम्स, या कुछ कंडीशंस होती है कि यूरिन में ब्लड आ रहा है, या ब्लैडर में स्टोन बन गया है, या डायवर्टिकुलम बन गया है, या कभी कभी होता है कि किडनी में बैक प्रेशर चेंजेस की वजह से किडनी में सूजन आती है और किडनी फंक्शन डिरेज होना आता है। ये सब मतलब कुछ एब्सोल्यूट इंडिकेशन है जिस पेशेंट्स में हमें सर्जरी करना ही करना है। बाकी मैक्सिमम पेशेंट्स में प्रोस्टेट का दवाइयों से बहुत अच्छा इलाज है। तो ये थे हमारे एक्सपर्ट जिन्होंने हमें इस गंभीर बीमारी के बारे में बताया। अगर आप भी ऐसे लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलते हैं कुछ और जानकारियों के साथ। खबरों के ताजा अपडेट के लिए बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार। ग्रंथि के बढ़ने से इसकी जो बीमारी है उसको बोला जाता है BPH। ये सब मतलब कुछ एब्सोल्यूट इंडिकेशन है जिस पेशेंट्स में हमें सर्जरी करना ही करना है। बाकी मैक्सिमम पेशेंट्स में प्रोस्टेट का दवाइयों से बहुत अच्छा इलाज है।